22 भाग निम्नवत हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 अ अनुच्छेद 51 से 51 अ में मौलिक कर्तव्य इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ सरकार। भाग 6 अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकार। भाग 7 अनुच्छेद 238 में अ और ब श्रेणी के राज्य 7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। भाग 8 अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 तक संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 9 अनुच्छेद 242 से अनुच्छेद 243 तक स और द श्रेणी के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 10 अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 244 अ में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक संघ राज्य संबंध। भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक संपत्ति, वित्त, संविदाएं, वाद आदि का प्रावधान। भाग 13 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य और यात्रा। भाग 14 अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 अ अनुच्छेद 323 अ और ब में प्रशासनिक न्यायाधिकरण 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। भाग 16 अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन के बारे में विशेष प्रावधान। भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजकीय भाषाओं से जुड़े प्रावधान। भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक विविध प्रावधान और राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियां। भाग 20 अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन करने की पद्धति एवं प्रक्रिया। भाग 21 अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक तदर्थ संक्रमणकालीन तथा विशेष प्रावधान। भाग 22 अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक लघु शीर्षक और संविधान का प्रत्यावर्तन। संविधान सभा ने मूलतः नेहरू प्रतिवेदन एवं लोथियन प्रतिवेदन के आधार पर हमारा वर्तमान संविधान तैयार किया। इसके अतिरिक्त इसके कई प्रावधान शब्दशः अन्य स्रोतों से
ले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 लगभग 60% संविधान एकमात्र इसी विधि पर आधारित है। उदाहरण के लिए देश का संघात्मक ढांचा, राज्यपाल की स्थिति एवं कार्य, सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक मशीनरी, आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन प्रणाली, आरबीआई, विधि व्यवस्था की मशीनरी। संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने और उसका निर्माण करने के लिए संविधान सभा ने अपने सदस्यों की कई समितियां बनाई जो निम्नवत हैं। पहला, नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा, राष्ट्रीय झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा, मान्यता समिति AKS अयंगर। पांचवा, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। छठा, कार्य व्यवस्था समिति जीवी मावलंकर। सातवां, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवां, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों का जनजाति एवं बहिर्गतीय क्षेत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल। नौवां, मौलिक अधिकारों पर उप समिति आचार्य JB कृपलानी। 10वां, अल्पसंख्यकों पर उप समिति HC मुखर्जी। 11वां, नेफा तथा असम के जनजातीय क्षेत्रों पर समिति गोपीनाथ बारदोलोई। 12वां, असम पर उप समिति AV ठक्कर। 13वां, प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। संविधान, इसके 4 भाग। पहला, प्रस्तावना। यह संविधान का आत्मा, संविधान की कुंजी। दूसरा भाग, अनुच्छेद इसी में होते हैं। तीसरा, अनुसूची। इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। चौथा, अनुलग्नक, जो इन तीनों में नहीं है, बाद में इसमें दर्शा दिया गया। प्रस्तावना। ये संविधान का सार तत्व एवं आत्म तत्व है। यह संविधान की पूर्व पीठिका है जो इसके वैचारिक दर्शन को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का उद्घाटन करती है, जिसके द्वारा तत्वों से प्रेरित होकर संविधान के विभिन्न प्रावधानों का निर्माण करते थे। इसका पता चलता है यद्यपि यह विधि अथवा न्यायालय द्वारा प्रावधानित नहीं है, किंतु फिर भी यह उत्तरवर्ती सरकारों के लिए प्रेरित दिशा निर्देशों की भांति कार्य करती है। किसी भी संविधान में सबसे पहले प्रारंभ में ही लिखी जाती है। अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जिसके लिखित संविधान से प्रस्तावना का सूत्रपात हुआ। इससे संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति होती है जो निम्नलिखित है। यह विधि के अंतिम स्रोत का निर्धारण करती है, जैसे कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे शासन के प्रकाश की उद्घोषणा होती है, जैसे कि संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आदि। इससे सरकार के और प्रशासन के उद्देश्य
निर्धारित होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इससे संविधान की स्वीकृति की तिथि निर्धारित की जाती है, जैसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी। कई विचारकों और निर्णयों ने प्रस्तावना की व्याख्या विविध प्रकार से की है। के.एम. मुंशी, ये संविधान की जन्म कुंडली है। ये संविधान का परिचय पत्र है। नानी पालकीवाला, ये संविधान की कुंजी है। संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय, ये संविधान का आत्मा है। केशवानंद भारती निर्णय। यदि हम संविधान को समझना चाहते हैं तो हमें पहले प्रस्तावना को समझना होगा। न्यायमूर्ति रामास्वामी। केवल प्रस्तावना में ही यह घोषणा है कि देश की वास्तविक सत्ता जनता में निहित है। एस.आर. मुंबई निर्णय। प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष बनाया गया। एक्सेल वेयर बनाम भारत संघ पाल एस वालसम्मा बनाम कोचीन नीति। प्रस्तावना की संशोधनीयता एवं बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। बेरुबारी संदर्भ के अनुसार प्रस्तावना असंशोधनीय बन गई, किंतु 24 अप्रैल 1973 को 13 न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ ने कहा कि संसद को यह पूर्ण अधिकार है कि वह प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भाग व प्रावधान में संशोधन कर सकती है, किंतु बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। अतः इस निर्णय में बुनियादी ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई, किंतु इसमें इसे परिभाषित नहीं किया गया। न्यायालय के कई निर्णयों में बुनियादी ढांचे के कई तत्व बताए गए हैं। अंततः 1980 तक आते आते मिनर्वा के निर्णय में बुनियादी ढांचे के निम्नलिखित तत्व बताए गए। भारत की संप्रभुता, संघात्मक राजनीतिक ढांचा, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, लोकाधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायालय ने संशोधन का अर्थ और उद्देश्य परिभाषित कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि संसद प्रस्तावना सहित समूचे संविधान को संशोधन कर सकती है, किंतु प्रयुक्त वर्णित बुनियादी ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। परिणामतः 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना की दूसरी पंक्ति में, अखंडता प्रस्तावना की अंतिम द्वितीय पंक्ति में। प्रस्तावना की प्रासंगिकता एवं विधिक महत्व। प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है जो संसद द्वारा निर्धारित और निर्मित नहीं है। I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की दिशा निर्देश करने वाली शक्ति है। प्रस्तावना का विधिक महत्व समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 में कहा कि संविधान वही है जो न्यायाधीश व्यक्त करे। अतः प्रस्तावना यद्यपि सरकार पर प्रभावी नहीं है या बंधनकारी नहीं है, इसकी सभी योजनाएं, कार्य एवं नीतियां प्रस्तावना के अनुसार ही होना चाहिए। विचारक, दर्शन शास्त्री और अकादमिक व्यक्तियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया जा चुका है। यदि
न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसा की प्रस्तावना में वर्णित है, जिसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की घोषणा की गई है, वे स्वर्णिम लक्ष्य हैं जो प्रस्तावना में निर्धारित किए गए हैं। यदि इन्हें प्राप्त किया जाना है और लक्ष्य के रूप में पाया जाना है तो भारतीय राज्य व्यवस्था को मात्र शिक्षा और संस्कार ही नहीं देना है, बल्कि उसे उत्कृष्टता के साथ शिक्षा और संस्कार देना है। PAR बनाम महाराष्ट्र मामले में न्यायालय ने प्रस्तावना के विषय में यह व्यक्त किया था। संवैधानिक और विधिक व्यक्तियों के अनुसार प्रस्तावना का निर्माण बहुत सोच विचार के किया गया है, जिस पर व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और पवित्र आकांक्षाओं का पता चलता है। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में प्रस्तावना की प्रासंगिकता और विधिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, जिसमें की प्रस्तावना की व्याख्या भी की गई है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय में कई निर्णयों पर विचार हुआ है। बुनियादी ढांचे से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित हैं। केशव सिंह भारती बनाम केरल राज्य 1973, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष का विचार भी प्रस्तावना में सम्मिलित है। निम्नलिखित निर्णयों में न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतांत्रिक मूल्य जो प्रस्तावना में बतौर लक्ष्य दिए गए हैं, अवश्य ही सुरक्षित और संरक्षित तथा प्राप्त किए जाने चाहिए। केरल राज्य बनाम एनम थामेंस 1976, वामन राव बनाम भारत संघ 1980, भीम सिंह तथा भारत संघ 1981। अतः न्यायालय ने कई अवसरों पर प्रस्तावना की विधिक व्याख्या प्रस्तुत की है। यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ा जाए तो इससे मिलकर एक नया मौलिक अधिकार बनता है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत है। यदि यही शर्त केवल अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाए तो इससे सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया कि ऐसा कोई भी कानून नष्ट कर सकती है जो समाजवादी प्रारूप को प्राप्त करने में सफल न हो। अतः यह एक मानक सिद्धांत है कि प्रस्तावना दो प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा सकती है: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान को एक विस्तृत और उदार रूप में समझा जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्रावधान सतह के नीचे दबे न रह जाएं, बल्कि पर्याप्त लोकशील बने रहें ताकि वे नई उभरती समस्याओं का सामना कर सकें। एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 के मामले में जब न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण मामले में निर्णय दिया तो न्यायालय ने संविधान और प्रस्तावना के विषय में यह विचार व्यक्त किए थे। प्रस्तावना के दो विधिक सिद्धांत हैं। पहला पैरेट्स पैट्री का सिद्धांत, दूसरा रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम का सिद्धांत।
चरणलाल साहू बनाम भारत संघ में पैरेट्स पैट्रियाई का सिद्धांत दिया गया। इस प्रकार रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम का सिद्धांत प्रस्तावना से जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि जो सभी के लिए मुक्त और सामुदायिक है उसे किसी एक समूह के लिए रोका नहीं जा सकता। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने सशस्त्र सेनाओं एवं पग, बार या होटल जहां पर शराब परोसी जाती है, महिलाओं को कार में नियोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। अतः जैसा कि न्यायमूर्ति रामास्वामी ने उचित कहा है, यदि हम संविधान को समझना चाहते हैं तो हमें पहले प्रस्तावना को समझना होगा।